गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अकाउंटिंग रेशो का लेक्चर्स है, ये थ्योरी बेस होने वाला है। लास्ट के अराउंड 4 to 5 लेक्चर्स हमने बनाए हैं, जिसमें एमसीक्यूज से लेके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से लेके सारी चीज़ें को एक्सप्लेन किया गया था। आज शॉर्ट में थ्योरी एक्सप्लेन करने वाले हैं कि थ्योरी के क्वेश्चन क्या क्या इस चैप्टर से आ सकते हैं, अकाउंटिंग रेशो क्या होता है इन शॉर्ट के अंदर काफ़ी ब्रीफ में आपको बताने वाले हैं, ठीक है। और कितने टाइप्स के रेशो होते हैं ये भी आपको इस लेक्चर्स में इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग रेशो। देखिए सिंपल सी मीनिंग आपके सामने लिखी गई है, अकाउंटिंग रेशो होता क्या है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग रेशो, व्हाट इज अकाउंटिंग रेशो। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, आगे क्वेश्चन भी बताए जाएंगे किस किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सब के लिए आपको आंसर यही लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। तो इन सिंपल वर्ड, द रिलेशंस बिटवीन टू नंबर्स। रिलेशंस का मतलब आप जानते हैं, यानी कि दो, उसको आप रिलेशंस कह सकते हैं, ठीक है। बिटवीन टू नंबर्स इज कॉल्ड इज रेशो, यानी दो नंबर के बीच के रिलेशंस को हम रेशो कहते हैं। रेशो रिफर्स टू कंपैरिजन ऑफ टू नंबर, यानी दो नंबर्स को हम कंपेयर करते हैं, यानी तुलना करते हैं, उनको आपस में कंपेयर करते हैं। अ सिंगल नंबर कैन नॉट बी कॉल्ड अ रेशो, यानी सिंगल नंबर को हम रेशो नहीं कह सकते हैं। आगे लिखा है द टू नंबर्स आर नीडेड टू कैलकुलेट द रेशो, यानी कम से कम दो नंबर तो चाहिए हमें रेशो को कैलकुलेट करने के लिए, यानी कितने परसेंट या उसका रेशो क्या होगा। जो लैंग्वेज आपकी इंग्लिश में लिखी हुई है सेम उसको हिंदी ट्रांसलेट किया गया है, हिंदी में वही चीज़ लिखी हुई है, आप उसको पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, लाइक देखिए ध्यान से, 30 बॉयज हैं क्लास में। आप एज्यूम कीजिए कि एक क्लास के अंदर 30 बॉयज हैं और 70 गर्ल्स हैं। अब रेशो कुछ भी हो सकता है, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक स्टडी करते हैं इन क्लास के अंदर, आगे लिखा है सो वी कैन से द रेशो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास 3:7। यानी क्या हुआ, अब ये निकाला कैसे गया अभी आपको समझ में आएगा आगे। ऐसे कह सकते हैं कि भाई ये जो क्लास में जो रेशो है बॉयज एंड गर्ल्स का वो 3:7 है, यानी कि 3/10 है और आपका 7/10 है। ये नीचे लिखा भी है, देखिए शो एज ऑल्सो एज 3/10 एंड 7/10। क्या ये भी कह सकते हैं कि 30% बॉयज है क्लास के अंदर और 70% गर्ल्स हैं क्लासेस के अंदर, ये ध्यान रहे इस बात का। इसको रेशो में लिखने के लिए सिंपल हमने ये किया है, 30 रेशो 70 करा, उसके बाद देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया 3:7। उसके बाद दो नीचे के डिनोमिनेटर सेम होते हैं, दोनों को ऐड कर लीजिए, तो यानी 3/10 आ जाएगा और एक का आ जाएगा 7/10 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है किसी क्लास के अंदर 30 बॉयज हैं 70 गर्ल्स हैं, तो आपको ये बताना है कि किसका क्या परसेंटेज है। अभी सिंपल एग्जांपल है, आप इसके लिए कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपसे कहूँ, एक फलों की टोकरी है, उसके अंदर 10 सेब है और 20 अदर फ्रूट्स हैं, तो टोटल कितने हुए, टोटल आपके 30 फ्रूट्स हुए उसके अंदर। लेकिन परसेंटेज आपको बताना है कि भैया एप्पल का परसेंटेज क्या है और बाकी अदर फ्रूट का परसेंटेज क्या है। डिफरेंट टाइप के और होंगे तो उसको आप और एनालिसिस करके उसकी भी परसेंटेज निकाल सकते हैं, तो उसी को हम कहते हैं रेशो। ये ध्यान रखिएगा, दो नंबर्स को हम आपस में कंपेयर कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, उन्हीं को रेशो कहा जाता है, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको सामने दिया हुआ है। एग्जाम्पल भी आप याद रखिएगा ताकि थ्योरी के साथ मीनिंग के साथ आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन बनता है व्हाट इज अकाउंटिंग रेशो, तो कंप्लीटली पहले आपको ये नोट डाउन करना है। एग्जाम्स के अंदर इतना सिंपल सी लैंग्वेज है, आप बहुत आसान लैंग्वेज में लिखा गया है ये, ठीक है। ऐसी लैंग्वेज आपको नहीं मिलेगी। हमने 2-3 बुक्स के राइटर लिए हैं, उनके उससे हमने ये मीनिंग रेडी की है, इसमें इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सिंपल मीनिंग है, इसको याद कर लीजिए, समझ लीजिए विद एग्जाम्पल के साथ। अब क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके सामने लिए हैं। तो भाई क्वेश्चन क्या आ सकता है, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग रेशो, सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट। तो वही जो आपको मैंने अभी बताया वो आंसर इसका माना जाएगा। आगे लिखा व्हाट डू यू नो अबाउट द अकाउंटिंग रेशो, बात वही होगी, सेम के सेम, घुमा फिरा के वही पूछा जा रहा है, यानी कुल मिला के आपको मीनिंग ही लिखना है। व्हाट इज अकाउंटिंग रेशो, बात वही हो गई सिंपल, ठीक है। एक्सप्लेन द अकाउंटिंग रेशो, ध्यान से देखिए, एक्सप्लेन द अकाउंटिंग रेशो, यानी यहाँ के शुरू के स्टार्टिंग के हम अगर 4th क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, तो बस घुमा फिरा के वही चीज क्वेश्चन में पूछी जा रही है। चारों क्वेश्चन एग्जाम में एक साथ कभी नहीं आते, इनमें से कोई एक आ सकता है, किसी भी डायरेक्शन में पूछा जा सकता है। हमने कुछ एग्जाम्पल लिए कि किस किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम के अंदर। इसके बाद आगे लिखा है एक्सप्लेन द यूटिलिटी ऑफ अकाउंटिंग रेशो, ठीक है। इसके बाद लिखा है एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग रेशो, इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग रेशो, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन भी एक जैसे ही हैं बिल्कुल, बस पूछने के तरीके अलग अलग हैं। एक्सप्लेन कर सकते हैं, यूटिलिटी बता सकते हैं, एडवांटेज बता सकते हैं, इंपॉर्टेंस बता सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, ये भी ध्यान रहे इस बात का। आगे लिखा हाउ टू फाइंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सेट्रा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सेट्रा ये लिखा गया है कि कोई भी चीज आपसे फाइंड आउट करने के लिए पूछा जा सकता है कि भाई कैसे फाइंड आउट की जाती है। एक तो
क्वेश्चन ही आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाएगा सीधा कि आप फाइंड कीजिए, लेकिन यहाँ पे मेथड पूछा जा रहा है कि भाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे फाइंड की जाती है। तो सिंपल है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए आप जो फॉर्मूला यूज करते हैं उसका मेथड बता दीजिए, किसके बाद क्या ऐड करना है, क्या माइनस करना है, वैसे से कैलकुलेट की जाएगी। व्हाट इज करंट रेशो, करंट रेशो क्या होता है, लिक्विड रेशो क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो क्या होते हैं, लिक्विड रेशो क्या होते हैं, सॉल्वेंसी रेशो क्या होते हैं, एक्टिविटी रेशो क्या होते हैं, इनके सबके आंसर आपको आगे मिलने वाले हैं कि किस टाइप के आंसर आप लिख सकते हैं। तो ये कुछ एक जनरली क्वेश्चंस लिए गए थे कि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, क्योंकि आंसर से पहले हमें क्वेश्चंस के बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। वरना अक्सर होता क्या है एग्जाम के अंदर कि कई स्टूडेंटों को आंसर तो याद होता है लेकिन वो क्वेश्चन मिस कर जाते हैं, जिस वजह से उनको लगता है कि डिफरेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ गया है और हमारे पास उसका आंसर नहीं है, जबकि आपके पास आंसर होता है। तो देखिए ये कुछ पॉइंट एक्सप्लेन किए गए। अब जो आपको स्टार्टिंग में मैंने ये क्वेश्चन जो नोट किए थे, मीनिंग ऑलरेडी स्टार्टिंग में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब ये यूटिलिटी, एडवांटेज और इंपॉर्टेंस, ये जो क्वेश्चन है आपके, इन सब के लिए आपको एक ही आंसर देना है। ये उनके पॉइंट उसके बिहाफ में आप ये लिख सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, नॉलेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस, यानी सबसे पहले एक सबसे बड़ी यूटिलिटी या इंपॉर्टेंस है अकाउंटिंग रेशो का। यानी अगर अकाउंटिंग रेशो कैलकुलेट की जाते हैं, निकाले जाते हैं, तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा कि सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि नॉलेज होगा हमें प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस, यानी हमारा बिजनेस कितने परसेंट मुनाफे पे चल रहा है, हमारा बिजनेस कितने परसेंट लॉस पे चल रहा है, कितने परसेंट हमारी सेल्स है, कितने परसेंट हमारे एक्सपेंसेस है, हम उससे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। भाई समझिए बात को, आपके पास आपका बिजनेस है, उसको कितनी क्वार्टरली कितने परसेंट इनकम हो रही है, सेल्स पे कितने परसेंट इनकम है, एक्सपेंसेस उसके कितने परसेंट है, सैलरी का एक्सपेंसेस कितने परसेंट हो रहा है। तो एक नॉलेज हो जाता है कि भाई हम कितना, हमने टोटल एग्जांपल के तौर पे हमने टोटल सेल की है, एग्जांपल के तौर पे मंथ के अंदर 5 लाख की, तो 5 लाख की सेल की है। अब उसके बदले में हमने कितने एक्सपेंसेस किए हैं, 2 लाख रुपीस हमने एक्सपेंस कर दिए हैं टोटल, ठीक है। तो 3 लाख बच रहे हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा का परसेंटेज क्या है, नेट प्रॉफिट का परसेंटेज क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस का परसेंटेज क्या है, सेल्स पर हम डिफरेंट मेथड को यूज करके वो परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें नॉलेज हो जाएगा हर एक चीज का, परसेंटेज में बताने में आसानी होती है सबको, ठीक है, कि भाई हमें 50% मुनाफा हुआ है हमारी सेल्स के अकॉर्डिंग। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी आप गुड्स सेल कर रहे हैं, जो भी आपके बिजनेस का टर्नओवर है, उस पर आपको 50% का मुनाफा हो रहा है, 30% का नेट प्रॉफिट हो रहा है, 20% का नेट प्रॉफिट हो रहा है, 10% का नेट प्रॉफिट हो रहा है, तो या लॉस में चल रहा है तो कितने परसेंट लॉस में चल रहा है, क्या हम ऐसा करें जिसको लॉस को हम प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पाए। इससे हमें पूरा नॉलेज हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाएगी हमारे पास में। सिंपल मेथड में लैंग्वेज में लिखा गया है, देखिए ध्यान से, बाय कैलकुलेट द रेशो नॉलेज ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस obedient we also easily get information about the what is the ratio of payment of liabilities in the business, यानी बिजनेस की जो लाइबिलिटीज हैं उसका भी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है, पेमेंट कितने करने हैं उसकी भी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। इजीली हम ये दो चीजें इससे आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है टू मेक द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडेबल। द सिंपल सी बात है कि भाई हर एक पर्सन को इतना फाइनेंशियल मतलब वो एजुकेटेड नहीं होता कि जिससे वो आसानी से बिजनेस की इंफॉर्मेशन को वो कर सके, लेकिन जब हम रेशो में उसको कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको आसानी से हम समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हर इंसान समझ सकता है कि भैया 20% का मुनाफा हुआ है, कितने परसेंट का मुनाफा हुआ है, यानी कहने का मतलब है कि 100 रुपए का माल बेचा गया है तो 20% का मुनाफा हो रहा है, इसका मतलब 20 रुपीज उसको बच रहा है। आसानी से उसको आप रीडेबल बना सकते हैं फिगर्स को, नंबर्स को, तो ये उसका सबसे बड़ा उसका बेनिफिट है। तो आप ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है, बाय कैलकुलेटिंग द रेशो वी कैन इजीली अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल डेटा ऑफ द बिजनेस, यानी हम बिजनेस के जो फाइनेंशियल डेटा को है आसानी से समझ सकते हैं कि भाई कितने परसेंट कैपिटल लगी हुई है, कितने परसेंट सेल्स है हमारी, एवरीथिंग इज, हम उसको कैलकुलेट आसानी से समझ सकते हैं। निकालने के बाद अब इजीली इसको कोई भी व्यक्ति आसानी से समझ सकता है, ठीक है। तो इसको हम सीधा बोलते हैं, इसका पॉइंट क्या बन गया, टू मेक द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडेबल, यानी कि रेशो का कैलकुलेशन किया इसलिए जाता है कि जो फाइनेंशियल डेटा है उसको हम आसानी से रीड कर सके, समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके और उसके बाद आगे बिजनेस के लिए हम उसको आगे काम मिला सके, ठीक है। तो आगे लिखा है डेटा ऑफ द बिजनेस लाइक व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सेल्स, देखिए सिंपल जो मैंने आपसे बोला ऑफ द बिजनेस, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ परचेज, यानी परचेज का परसेंटेज क्या है हमारा, सेल्स का परसेंटेज हमारा क्या है, एंड एक्सट्रैक्टर नेट प्रॉफिट का परसेंटेज हमारा क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज क्या है हमारा। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, इसमें कुछ भी आप निकाल सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का परसेंटेज एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट का परसेंटेज, बहुत सारी चीज़ें आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 2 पॉइंट हुए आपके। तीसरा पॉइंट क्या हुआ आपका अगला, यूजफुल ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, भाई बिजनेस के मैनेजमेंट के लिए भी यूजफुल है। कैसे कि भाई जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो हमें पता होता है कि हमारा सेल्स का परसेंटेज क्या है, परसेंटेज का परचेज का परसेंटेज क्या है, अदर एक्सपेंस का परसेंटेज क्या है, सैलरी का परसेंटेज क्या है, बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्सपेंस का परसेंटेज क्या है, हम आसानी कर सकते हैं और उसके बाद उसको हम मैनेज कर सकते हैं कंपनी के अंदर, हमारे बिजनेस के अंदर। तो क्या लिखा है क्वेश्चन में, इसका आंसर बाय कैलकुलेटिंग द रेशियो ऑफ बाय द मैनेजमेंट
कंपेयरिंग विद द रेशो ऑफ अदर बिजनेस, यानी हम होता क्या है कि हम उसको रेशो निकाल के, जैसे हमने एग्जांपल के तौर पे एक ए है, अब ए के बिजनेस का जो ग्रॉस प्रॉफिट का रेशो है एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे कहूँ वो 20% है। कितना है? 20%। अब उसी तरह एक बी है, एग्जांपल मान लीजिए, ठीक है, एक बी है, उसके ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज 25% है। कितना है? 25%। तो इससे हम आसानी से कंपेयर कर पा रहे हैं अदर कंपनी के डेटा से, अदर कंपनी के बिजनेस के, जो हमारा सेम नेचर का बिजनेस है हमारा, तो हम उससे कंपेयर कर सकते हैं और आगे की पॉलिसी हम बना सकते हैं आगे कि भाई हमारा परसेंटेज कितना है, 20% चल रहा है, हम 20% का ग्रॉस प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, और जो दूसरी सिमिलर कंपनी है, सिमिलर टाइप का बिजनेस है, वो 25% का प्रॉफिट जनरेट कर रही है, ग्रॉस प्रॉफिट जनरेट कर रही है, नेट प्रॉफिट का परसेंटेज कुछ और हो सकता है, सैलरी का परसेंटेज कुछ हो सकता है, तो हम उसको देखकर आगे पॉलिसी बना सकते हैं कि कहां हमारे प्रॉफिट में कमी हो रही है, कौन से एक्सपेंसेस का परसेंटेज हमारा ज्यादा हो रहा है जिसको हम डाउन कर सकते हैं, जो कम हो रहा है उसे बढ़ा सकते हैं। मतलब डेफिनेटली हम पॉलिसीज बना सकते हैं उसे कंपेयर करके अदर बिजनेस के रेशो से। यू कैन मेक द पॉलिसी फॉर द बिजनेस, फॉर योर बिजनेस, लाइक कंपेयरिंग द रेशो प्रॉफिट एंड एक्सपेंसेस, यानी प्रॉफिट को भी हम कंपेयर कर सकते हैं, एक्सपेंसेस को भी हम कंपेयर कर सकते हैं अदर कंपनी की डेटा से, जिससे हमें पॉलिसी बनाने में हेल्प मिल सकती है। तो ये एक उसका आपका थर्ड इंपॉर्टेंट हुआ, यूटिलिटी हुई, ऑब्जेक्ट हुआ, बहुत सारी चीजें हैं। जो भी आपका आंसर आया उसमें आपको ये पॉइंट आराम से इजीली लिख सकते हैं। अगला पॉइंट है फॉर कंपेरेटिव स्टडी। भाई रेशो का मतलब ही है कंपेयर करना, तो सिंपल सा शॉर्ट में लिखा गया है, बाय कैलकुलेटिंग द रेशो प्रॉफिट लॉस रेशो ऑफ द अदर कंपनी कैन बी इजीली कंपेयर्ड। हम दो डेटा को आसानी से कंपेयर कर सकते हैं, जो मैंने आपसे ऊपर अभी आपने यहाँ पे नोट डाउन किया कि भाई ए का जीपी है 20%, बी का जीपी है 25%, यानी कि 5% ज्यादा है बी का। ये कह सकते हैं कि 5% का बी के बिजनेस का प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट ए के प्रॉफिट से ज्यादा है, या ये कह सकते हैं कि भाई ए का जो प्रॉफिट है वो बी के बिजनेस से 5% कम है, ये सभी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे चाहे वैसे बोल सकते हैं हम, ठीक है, वैसे पॉलिसी बना सकते हैं। तो कंपेयर करना आसान है, उसकी सेल कितने परसेंट है आपके अकॉर्डिंग, उसकी परसेंटेज, अदर एक्सपेंसेस का परसेंटेज क्या है, इनकम टैक्स का परसेंटेज क्या है, एवरीथिंग हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, सिंपल सा। अगला पॉइंट है आपका हेल्पफुल इन द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है भाई, हेल्पफुल हो सकता है आपके बिजनेस के लिए एनालिसिस करने के लिए। भाई सीधी बात है, एनालिसिस किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, स्टडी की जाती है, डिटेल स्टडी की जाती है कि कहाँ पे ज्यादा हो रहा है, कहाँ पे कम हो रहा है। तो रेशो की हेल्प से हम एनालिसिस कर सकते हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, फाइनेंशियल डेटा को। सिंपल वही चीज है, कैलकुलेट ऑफ रेशो वेरी यूजफुल फॉर द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो भी बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, यानी बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, उसको हम इजीली जो है आपका अंडरस्टैंडेबल बना सकते हैं, उसको एनालिसिस कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि भाई हमारा किस वक्त में क्या परसेंटेज सेल थी, किस जब हमारी सेल 10 लाख थी तो उसमें हमारे प्रॉफिट का परसेंटेज क्या रहा, और जब सेल कम थी तो उसका प्रॉफिट का कंपेयर क्या रहा। हम क्वार्टरली से कंपेयर कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, ईयरली कंपेयर कर सकते हैं, 2-3 साल के डेटा को हम कंपेयर कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेशो। इसके बाद आगे लिखा हुआ है आगे फॉर द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अब सिंपल सी बात है भाई, सीधी बात है, सारी चीजें बिजनेस की बात चल रही है। मैंने कहा था पहले भी प्रॉफिट एंड लॉस की इन्फॉर्मेशन होगी, ये पॉइंट बिल्कुल वैसा ही है, अलग से एक पॉइंट बना दिया गया है। क्या लिखा है? द इन्फॉर्मेशन ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस इजीली ओबेडेड बाय द कैलकुलेटिंग ऑफ द रेशो, यानी हम कैलकुलेट करके, रेशो को कैलकुलेट करके हमारे बिजनेस की क्या पोजीशन है, हम ये इंफॉर्मेशन भी आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं कि भाई हमारा प्रॉफिट का परसेंटेज क्या हो रहा है, नेट प्रॉफिट का परसेंटेज क्या हो रहा है, हम कहाँ पे सस्टेन करते हैं कि भाई हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है, हम अदर बिजनेस के मुकाबले हम कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, उनकी कंपनी की सेल हमारी सिमिलर सेल से, लेकिन हमारा प्रॉफिट उनकी कंपनी की प्रॉफिट के अगेंस्ट कितने परसेंट है, कितने ज़्यादा चल रहे हैं, कितने कम चल रहे हैं। आसानी से हम अपनी पोजीशन का पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेशो। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, टाइप्स ऑफ एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशो। कुछ टाइप्स बताए गए हैं, कितने टाइप की कैलकुलेशन आ सकते हैं एग्जाम के अंदर। ज़्यादातर क्वेश्चन वैसे तो न्यूमेरिकली आने के चांसेस हैं, तो शॉर्ट में एक्सरसाइज में आपको हेल्प कर सकते हैं। तो एक टाइप होता है लिक्विडिटी रेशो। क्या होता है लिक्विडिटी? अब लिक्विडिटी का मतलब होता है जो कैश है उसे बोलते हैं लिक्विड, क्या बोलते हैं उसे? कैश। तो इसमें 2 रेशो आ जाते हैं आपकी, करंट रेशो और क्विक रेशो। अभी कैसे निकाला जाता है इसके लिए डिटेल लेक्चर देख लीजिए आप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्विक रेशो यानी क्विक रेशो, लिक्विड रेशो, इसको भी डिटेल में, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको डिटेल में पता चल जाएगा आपका। करंट रेशो का मतलब सिंपल है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट को करंट लायबिलिटीज से डिवाइड किया जाता है, तो करंट रेशो फाइंड आउट हो जाएगा। और क्विक रेशो का मतलब सीधा है कि जो लिक्विड रेशो है, लिक्विड एसेट्स को हम करंट लायबिलिटी से डिवाइड करेंगे, यानी प्योरली फॉर्म में जो आपके पास पैसे हैं उसे हम
लिक्विड कहते हैं, और कैश फॉर्म में जो पैसे हैं वो आपके करंट माने जाते हैं। उसके बाद सॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी का मतलब लोन से होता है कि जो भी कंपनी ने लोन ले रखे हैं, डेप्ट ले रखे हैं, कर्जे ले रखे हैं, उसका क्या रेशो है, उसकी बोलते हैं सोल्वेंसी रेशो। यानी कंपनी के पास लोन ज़्यादा है उस एसेट्स के मुकाबले में, अगर लोन ज़्यादा हो जाएंगे तो डेफिनेटली सॉल्वेंसी के चांस यानी डूबने के चांसेस ज़्यादा होंगे। जो भी कंपनियां आज हम न्यूज़ देखते हैं, जो कंपनियां डूबती ज़्यादा है तो वो कंपनियां ज़्यादा डूबती हैं जिनकी एसेट्स से ज़्यादा उनके ऊपर लोन हो जाते हैं। सिंपल सा अज्यूम कीजिए, अगर आपके ऊपर आपकी एसेट से ज़्यादा लोन होंगे तो डेफिनेटली आपके डूबने के चांस ज़्यादा होंगे, इसलिए उसको सॉल्वेंसी रेशो माना जाता है। इसमें 3 रेशो माने जाते हैं, डेब्ट इक्विटी रेशो, टोटल एसेट टर्नओवर रेशो, उसके बाद प्रॉपर्टी रेशो। एक टाइप और होता है एक्टिविटी रेशो। एक्टिविटी रेशो जो आपने फाइंड आउट किए होंगे, सबसे पहला होता है स्टॉक या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। जितने भी टर्नओवर वाले रेशो है सारे के सारे एक्टिविटी माने जाते हैं। बिजनेस की जो एक्टिविटी हो रही है, जिससे काम चल रहा है, उसे हम एक्टिविटी रेशो कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे स्टॉक है, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो है, डेटर्स टर्नओवर रेशो है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो है। अब वर्किंग कैपिटल क्या है भाई? बिजनेस में जो वर्क कर रही है बिजनेस की कैपिटल में, शॉर्ट में यही बोल सकता हूं मैं आपसे, यानी करंट एसेट में से करंट लायबिलिटीज माइनस कर ली जाएंगी। जो भी एक्सेस अमाउंट आपके पास बचेगा वो आपकी वर्किंग कैपिटल मानी जाती है। एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे कहूं कि भाई आपके पास, शॉर्ट में बता रहा हूं मैं आपको कि भाई 100 रुपए का कैश मौजूद है आपके पास, तो वो करंट एसेट होगी एग्जांपल के तौर पे। अब 100 में से आपको 80 रुपए चुकाने लोन के हैं किसी के, तो अब बचता कितना है? 20 रुपीज़। तो ये 20 रुपीज़ जो है आपका, वो क्या कहलाएगी? आपकी वर्किंग कैपिटल। क्या कहलाएगी? आपकी वर्किंग कैपिटल। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। डेटर्स, आपने उधार में कितना सेल कर रखा है मार्केट के अंदर, कितना क्रेडिट आपने मार्केट में दे रखा है, उसका रेशो क्या है आपको, उसका टर्नओवर रेशो कितना है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो ये एक्टिविटी रेशो माने जाते हैं, ठीक है। क्रेडिटर्स यानी कितनी मार्केट से आपने उधार ले रखा है, कि लोगों से ले रखा है, यानी गुड्स परचेज कर रखा है, उसे हम क्रेडिटर्स रेशो के टर्नओवर कहते हैं। उसके बाद आते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, यानी प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए निकाले जाते हैं ये। तो सबसे पहला ग्रॉस प्रॉफिट रेशो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, नेट प्रॉफिट रेशो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ठीक है। कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, डिटेल लेक्चर लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप देख सकते हैं आसानी से। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।